नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी चंद उदास खुशियाँ। शहर का नक्शा बिल्कुल वैसा था जैसा एक सामंत काल से पीछा न छुड़ा पाने और पौराणिक इमारतों कहानियों के अवशेषों को ढोते हुए साथ लिए चलने वाली किसी ऐतिहासिक धरोहर का होना चाहिए। और जमाना जब बूढ़ी परंपराएं देहरी पर ठिठकी हुई खड़ी हों और कमसीन आधुनिकताएं अपनी संपूर्ण ओजस्विता, ऊर्जा और फैशन के साथ उनके बरक्स ठाठ से खिलखिला रही हों। गालव ऋषि के इसी पुरातन शहर में बसे क्षेत्र जिसे दानाओली कहा जाता था, जो चौड़ी तंग गलियों कूचों में आबाद था, गोया शहर की झुर्रियों भरी देह की धमनियों में दौड़ता हुआ लाल चमकीला लहू। वहीं एडवोकेट मनमोहन चतुर्वेदी के 2 मंजिला पुश्तैनी मकान में खूब राग रंगत जमी थी। वकील साहब की सबसे छोटी बेटी सरिता की शादी थी। बड़े बेटे पलाश और बेटी रीता की शादी पहले ही हो चुकी थी। घर की आखिरी शादी थी, सो इस बार मेरठ से बेटी रीता की सास अम्मा जी और झांसी से बहू पंखुरी की माँ मम्मी जी को भी विशेष आग्रह से आमंत्रित किया गया था। और भी खूब मेहमान जुटे थे। लड़की की शादी में यूं भी रौनक कुछ ज्यादा ही होती है। युवा लड़कियों के अलग और अधेड़ औरतों के अलग गुट बन गए थे। नव यौवनाएं अपनी चुहलबाजियों में मस्त थीं, तो घर की अधेड़ औरतें और बहुएं व्यवस्थाएं व नेगचार करवा रही थीं। बुजुर्ग औरतों को परंपरा की सजावट की तरह एक कमरे में बाइज्जत बैठा दिया गया था। बीच बीच में कोई घर की अधेड़ औरत एक कमरे में बैठी किसी बुजुर्ग से रस्म पूछ जाती। अम्मा जी, भावरों में कलश कितेक रखे जाते हैं। फिर अम्मा जी बताती कि अपने यहाँ तो दुल्हन 3-3 कलश चारों कोनों में धरने का रिवाज है री। ना जबलपुर वारी 3 ना रखते, बहुरिया 5-5 कर दे री। कोई दूसरी बूढ़ी बीच में टोकती। अन्य बूढ़ी औरतें एक कोने में बैठी सब माजरा देख रही थी। अम्मा जी और मम्मी जी घर की मानदान खास मेहमान थी, अतः उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा था। घरौती स्त्रियां उन्हें उठने ही न देती। खाना नाश्ता सब ठिकाने पर ही। नाना अम्मा जी आप यहीं बैठो, हम सब हैं तो करनहारे, लड़की की माँ और मौसी कहती। उस दिन तेल की रस्म हुई थी। सामने पटियेदार बरामदे में गाना बजाना चल रहा था। बन्नियां बधाएं गाए जा रहे थे। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी। ढोलक की लयबद्ध थाप के संग पकवानों की तीखी गंध मुहल्ले छतों तक उड़ रही थी। घर के पिछवाड़े में मैला सा तहमद और पसीने से लथपथ चीकट बनियान पहने एक हलवाई भट्ठी पर चढ़े विशाल कढ़ाई में से गर्मा गर्म इमरतियां छान रहा था। वो अपने कंधे पर पड़ी स्वाफी से बार बार उल्टे हाथ से माथे पर चूहू आई पसीने की बूंदों को पोंछता। वहीं पास में जमीन पर बिछी दरी पर कुछ औरतें घूंघट काढ़े बधावे गाती हुई पूरियां बेल रही थीं। पूरियां एक दूसरी भट्ठी पर चढ़ी कढ़ाई में एक और हलवाई द्वारा तली जा रही थीं। शादी तो अगले दिन थी, ये तो आज के घरों मेहमानों के भोजन की तैयारी थी। जवान खिलखिलाहटों की आवाजें घर भर में सुगंधित परफ्यूम के साथ साथ हवा में तैर रही थीं, जबकि बुजुर्ग औरतें अपने कमरे में से ऊबी हुई सी सारे माहौल का जायजा ले रही थीं। जवान और अधेड़ औरतों की तुलना में बूढ़ियों के पास बातचीत के विषय तो इफरात होते थे। आखिर एक लंबा जीवन जी चुकी होती हैं वो, लेकिन ऐसे मौकों पर अपने दुख दर्द या खुशियां आपस में बांटती कम ही हैं। सो ये सब वृद्धाएं भी चुपचाप शादी की गतिविधियां देखते हुए सामने रखा नाश्ता यथा सामर्थ्य चुग या खा रही थीं। इस उम्र में जवानों जैसे जो सामने आ गया, तीखा मीठा कड़क मुलायम सब तो खाने लायक, दांत और आंत बचती नहीं, लिहाजा चुन चुन कर खाना पड़ता है। मीठा नहीं क्योंकि शुगर, कड़ा नहीं क्योंकि दांत नहीं, तीखा नहीं क्योंकि आंतों में जलन, आलू नहीं वाय होती है। ससुरी 1000 लचेड़े हैं। अम्मा जी और मम्मी जी यहाँ पहली बार ही मिली थीं और कुछ घनिष्ठता हो गई थी उनमें। बहुत ध्यान से वो दोनों भागती दौड़ती मस्ती करती जवान छोकरियों और बहुओं को इटलाते इतराते देख रही थीं। उन्हें अपने जमाने शिद्दत से याद आ रहे थे।
उनकी नज़र उन अल्हड़ नवयुवतियों पर थी जो शॉपिंग करके अभी अभी लौटी थी। इसमें मेरठ वाली अम्मा की नखरेली बहू रीता और झांसी वाली मम्मी जी की बेटी पंखुरी भी शामिल थी। सामने के बरामदे में तखत पर बैठी वो नवयौवनाएं बाजार से लाई सब चीजें खोल खोल कर दिखा रही थीं। उनके आसपास लड़कियों बहुओं की भीड़ लगी हुई थी। हाय भाभी, कितनी सुंदर साड़ी लाई हो। अरे जिज्जी, ये बूंदे तो महंगे दिख रहे हैं, कितने के हैं। पर्स का कलर बहुत कूल है। दुल्हन, ये सूट कितने का पड़ गया। कमरे में बैठी बुढ़ियां बात करने के विषय खोज रही थीं। बहन जी, भावरों का केटेम है। दूसरी कह रही थी, हमारे यहाँ तो जयमाला नहीं पड़ती, बस लड़की तेल हल्दी के कपड़ों में ही द्वार चार के वक्त लड़के पर पीले चावर फेंकती है। टाइप बातें। मम्मी जी को शॉपिंग का सामान देखकर अपने अपने दिन याद आ रहे थे। जिज्जी, ये अन्नू की दुल्हन साड़ी लाई है ना, इस कलर की हमारे पास भी थी, बस उसका छापा और बॉर्डर कुछ अलग था। अच्छी चीजें लाई है दुल्हन, अम्मा जी ने कहा। शाम को गाने फिर शुरू हो गए थे। चौतरफा कमरों के बीच बड़े आंगन में कुछ देर ढोलकी पर बन्नियां चलती रहीं, लेकिन कुछ ही देर में फिल्मी गाने बजने लगे और घर के जवान लड़के लड़कियां उन पर थिरकने लगे। यौवनाएं एक दूसरे के कानों में कुछ कहकर जोर जोर से हंस रही थीं, इतरा रही थीं। युवक भी सजे धजे कनखियों से लड़कियों की ओर देख रहे थे और कुछ उनसे मजाक भी कर रहे थे। युवतियां शर्मा शर्मा कर दोहरी हो रही थीं। कनफोड़ू संगीत बज रहा था, जोड़े थिरक रहे थे। थिरकते जोड़ों में अविवाहित लड़के लड़कियों के साथ वकील साहब का बेटा बहू और बेटी दामाद भी शामिल थे। सामने दर्शक बने बैठे मेहमान उन्हें देख सराह रहे थे, तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। नौकर चाकर मेहमानों की दौड़ दौड़ कर आवभगत कर रहे थे। तभी सब युवक युवतियों ने डीजे से कोई खास फड़कता हुआ नया फिल्मी गाना लगाने की फरमाइश की और फुल वॉल्यूम में गीत बजते ही एक गोला बनाकर सब नाचने मटकने लगे। बड़ा मस्ती भरा माहौल था। उन युवक युवतियों की माएं, जिनकी तेज तर्रार नजर बेटी के घर से बाहर जाने पर भी उससे बंधी रहती हैं, वे अभी अपनी सजी धजी लड़कियों को लड़कों के साथ नाचते देख देख कर निहाल हो रही थीं। पिता फोटो खींच रहे थे। मम्मी जी कमरे से बाहर निकल आईं और बाहर लॉन में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गईं। तभी अम्मा जी आ गईं। भाई, हमसे तो इतना शोरगुल सहन नहीं होता, मम्मी जी ने कहा। सोई हमसे हमारा भी धड़कन बढ़ जाती है। हमारी भी धड़कन बढ़ जाती है, अम्मा जी ने हामी भरी। कुछ देर वो दोनों चुपचाप बैठी रहीं। देखो, ये नई उम्र की छोरियां तो हमें कुछ समझती ही नहीं। सब मजे से बाजार कर आईं, अब कल फिर ब्यूटी पार्लर जाएंगी, खूब सज सवर के आएंगी और एक हम है। कोई ये पूछने वाला भी नहीं कि मम्मी जी शादी में कौन सी साड़ी पहनोगी। साड़ी के मैचिंग की चूड़ियां लेने की सोच रहे थे, झांसी में टेम ही ना मिला। अब दुल्हन या बिटिया हमें बताकर बाजार जाती तो मंगा ना लेते। जैसे हमारा तो मन ही नहीं, बूढ़े होने से पहले ही ये लोग बूढ़ा कर देते हैं, सच्ची, मम्मी जी ने अफसोस जताते हुए कहा। सही कह रही हो जिज्जी, जाने कब बूढ़े हे गए, पतो ही ना पड़ो हमें तो। 13 बरस में ब्याह किए, फिर बच्चा होने शुरू, और बाके बाद सीधे बूढ़े ही हे गए। बीच की उम्र तो जाने कब आई और निकल गई। अम्मा जी की मुस्कुराहट पनीली थी। देखो, इन शहरों में सही संझा भी कितनी रौनक रहती है ना, मम्मी जी ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। हम बे जिज्जी, सड़कों पर खूब गाड़ियां चलती हैं। हमारे जमाने में तो कोई इक्का दुक्का मोटरें दिखाई देती थी सड़कों पर, अब तो भैया पूछो ही मत। दोनों बुढ़िया अभी तक प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर पैर सिकोड़ कर बैठी थीं। तभी अम्मा जी ने प्रस्ताव रखा। चलो बहन जी, बाहर टहल के आते हैं, थोड़ी हवा खा आवें। घुटन सी होने लगी कमरा में तो। चलो, मम्मी जी ने कुछ सोचकर समझकर हामी भर दी। वो दोनों कुर्सी से उठ खड़ी हुई। 1 मिनट ठहरो, भीतर से पर्स ले आवें, मम्मी जी ने उत्साहित होकर कहा और जाकर कंधे पर पर्स लटकाकर आ गई। चुपचाप पीछे से निकल चलो बहन जी, ये नाच वाच रहे हैं, उसके पहले लौट आएंगे, अम्मा जी ने कहा और वो दोनों सबकी नजरें बचाकर पीछे के गेट के बाहर निकल आईं। अरे इधर आ बेटा, मम्मी जी ने एक हलवाई लड़के को बुलाया। हाँ माता जी, बोलो।
बाजार कितनी दूर है यहाँ से? ज़्यादा नहीं, बस ये सामने वाली गली पार करके न या फिर उल्टे हाथ को मुड़ जाइयो और फिर ज़रा सो सूधे हाथ को, बस बाजार आ जाएगो। लड़का चला गया। भीतर से फिल्मी गानों की जोरदार आवाज़ें सड़क तक आ रही थीं। मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। जैसा कि लड़के ने बताया था, उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रही थीं, गाने की आवाज़ें और दिन दोनों डूबते जा रहे थे। सड़कों पर लगी लाइटें जल उठी थीं। बहन जी जाने कितने बरसों बाद अकेले घूमने निकले हैं। अम्मा जी ने सहारे के लिए मम्मी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सही है, हमें तो शुरू से घूमने फिरने का खूब शौक रहा बहन जी, लेकिन घर में इतना पर्दा था और सास की इतनी हुकुम बजाहट थी कि कहीं ना जा पाए, और जब फ्री हुए तो नाती पोतों से फुर्सत नहीं। मम्मी जी ने मन की बात कही। कहो तो कहीं बैठ जावें, सुस्ता लें। अम्मा जी ने कहा। हाँ, हम भी सोच तो रहे थे, लेकिन कहीं जगह भी तो दिखे। सड़क ससुरी खत्म ना हो रही। मम्मी ने इधर उधर देखते हुए कहा। अम्मा जी अचानक चलते चलते रुक गईं। तनिक थम जाओ बहन जी, घड़ी भर सुस्ता लें। वो दोनों खड़ी हो गईं। अरे भैया, कोई ऑटो वगैरह मिलेगा क्या यहाँ? मम्मी जी ने एक राहगीर से पूछा। वो रुक गया। माता जी, किते जानो है आपको? बस बाजार तक जाना है। कौन सो बाजार? जे तो मुक्ते बाजार है अम्मा। बाडा, कंपू, गोरखी, सुभाष मार्केट, गेंदे वाली सड़क, सराफा। अरे भैया, ऑटो पूछ रहे हैं, मिलोगा का? ग्वालियर को नक्शा नहीं पूछ रहे। मम्मी जी ने खींच कर कहा। ना माँ जी, या बखत 7:30 को समय हो रहे हो, अब ना मिलेंगे ऑटो फोटो। वो जा तो रहे हैं, एक ऑटो की तरफ इशारा करके अम्मा जी ने कहा। अरे बे तो हजीरा और टेशन की सवारी है, कहकर वो आदमी चला गया। बहन जी, हम कह रहे हैं लौट चलें, देखो देर हो रही है। किसी से कह के भी नहीं आए, ढूंढ मचेगी। अम्मा जी घबराई हुई सी थी। रीता दुल्हन को गुस्सा ना देखो तुमने अभी, बेटा भी नहीं आया है ब्याह में जो बचा लेता। सही कह रही हो जीजी, पर अब तो आधी दूर आ चुके हैं, ऑटो से ही जा पाएंगे। फिर से इतनी दूर वापस लौटकर पैदल जाना तो अब मुश्किल है। अम्मा जी हाफ रही थी। मम्मी जी ने इधर उधर देखा। एक बंद दुकान के सामने अंधेरे में छोटा सा टूटा हुआ तख्त बिछा था। आ जाओ जीजी, थोड़ा सुस्ता लें। वो दोनों बैठ गईं। गला सूख रहा है प्यास से। अम्मा जी ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा। बस थोड़ा सुस्ता लें, फिर वापस चलते हैं। मम्मी ने ढाढ़स बंधाया। तभी उन्होंने देखा, सामने से एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा हाथ में गुब्बारे लेकर आ रहा है। मम्मी, कल फिर से मेले चलेंगे? बच्चा माँ से कहता हुआ जा रहा था। मेला? यानी यहीं आसपास मेला भरा है। जब तक वो पूछती, बच्चा और उसके माता पिता जा चुके थे। सुन रही हो बहन जी, मेला लगा है यहाँ कहीं आसपास, चलें का? मम्मी जी की आंखों में चमक आ गई थी। अरे अब हिम्मत नहीं भैया, अब तो ऑटो मिल जाए तो घर ही चलो। अम्मा किसी युद्ध में हारे हुए सिपाही की तरह निढाल थी। दोनों चुप हो गईं। तभी एक विपरीत दिशा से आता हुआ टेम्पो दिखा। उसमें और भी सवारियां बैठी हुई थीं। उसकी रोशनी दोनों बुढ़िया के चेहरे पर पड़ी। आओ माँ जी, मेला चलना हो तो। टेम्पो वाले ने स्पीड थोड़ी कम कर दी। मम्मी जी उचक कर खड़ी हो गईं। हाँ हाँ भैया, कितना लोगे? 5 रुपया एक के। टेम्पो रुक गया। बस खड़खड़ आवाज आती रही। भैया, बूढ़ी औरतें हैं, कुछ कमती करो न भाड़ा। मम्मी जी ने निहोरे किए। देखो, डोकरी रात में मेला घूमने जा रही हैं और कह रही हैं। कहकर वो जाने को हुआ। अरे रुक जा भैया, चलत हैं। आ जाओ बहन जी, टेम्पो मिल गया। मम्मी जी ने अम्मा जी को टेरा, जो अभी भी बंद दुकान के आगे के तख्ते पर पसरी बैठी अपने थके हुए पैरों को सहला रही थी। अम्मा जी जब तक कुछ कहती, मम्मी जी टेम्पो में बैठ गईं। अम्मा भी कराहते पैरों के साथ बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे टेम्पो में चढ़ गईं। टेम्पो ने मेले के सामने उतार दिया। टेम्पो के पैसे देकर वो दोनों मेले की कनात में घुस गईं। वो कोई कस्बाई सा मेला था। गांव देहात के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे थे। दुकानें ही दुकानें, चाट पकौड़ी के खोमचे, बंदूक के छर्रों से गुब्बारों में निशाना लगवाती गुमटियां, झूले कानफोड़ू, फिल्मी गीत। दोनों की आंखें मेले की रौनक को देख जगरमगर। लाइटों के बड़े बड़े हंडे जो कनात की छत से रोशनी की बौछारें फेंक रहे थे। सामने विशालकाय झूले लगे हुए थे, जिस पर बच्चों बड़ों की चिल्लपों मची हुई थी।
अपने वहां होने के बीच वो दोनों कुछ देर के लिए अपना लौटना भूल सी गईं। घुसते ही साज श्रृंगार की चमचमाती दुकान थी। लाल, हरी, पीली, नीली चूड़ियां, डिजाइनदार झुमके, मालाएं। भैया, ये लाल कलर की चूड़ियां कितने की दोगे? मम्मी जी ने चूड़ी वाले से पूछा। 50 रुपया दर्जन हते माता जी। अब भैया लूट रहे हो तुम तो हल्की वाली भी है माता जी। सुनो जिज्जी, ये झुमके कितने सुघड़ है ना। हाँ भोत। कौन के काजे? अम्मा जी ने पूछ लिया। अरे अपने लिए और किसके? अरे दैया, लोग क्या कहेंगे? अम्मा जी मुंह पर पल्लू रखकर हंसी। क्या कहेंगे, हमारे मन नहीं है क्या? कल भावरों में पहरेंगे ना। शादी की सालगिरह भी आ रही है हमारी। बिल्लू के बाबूजी को पहर के। मुंह पे पल्लू रखकर शर्माती हुई मम्मी जी बोली। दांत दांत, अबे तो सब सलामत है जिज्जी, काय के बूढ़े। भैया कितने के हैं ये झुमके? मम्मी जी ने पूछा। 60 के बहन जी। ना लेने भैया, इतने महंगे। चलो 55 दे देना। लो आओ, चलो 50। बस जाते कमती नहीं। गोल चेहरा और खुलता कलर है ना, आपको खूब फबेंगे। आओ, जे सीसा है, पहर के नैया देख लो, दुकानदार ने देहाती अपनापे से कहा। मम्मी जी शर्मा गईं, आंखों में अभूतपूर्व चमक आ गई। ठीक है, तो 80 में चूड़ी को सेट और जा झुमका दोनों दे दो, उन्होंने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा। दुकान वाला कुछ देर सोचता रहा। माताजी 5 रुपए कमा रहे थे वो भी। चलो दुकान बढ़ावे को बखत है, दे दो। मम्मी जी ने पैकेट हाथ में लिया, तभी उन्हें अम्मा की याद आई। अरे जिज्जी कहाँ गई? अम्मा जी अगली दुकान पर खड़ी थी, जो बर्तनों की थी। भैया, जे रोटी बेलनों को चकला कित्ते को है? अम्मा जी दुकानदार से पूछ रही थी। 50 रुपए को अम्मा। अरे ये तो बहुत महंगा है, कहकर अम्मा जी जाने लगी। अरे सुनो तो अम्मा, कित्ते का लोगी बताओ। अरे नहीं लेने भैया। अरे तो तुम ही बता दो ना। तभी मम्मी जी वहां पहुंच गईं। अरे मेला में आए हैं शॉपिंग करने, अपने शौक पूरे करने, और तुम चकला ले रही हो जिज्जी। दोनों हंसने लगी। कह तो सही रही हो बहन जी तुम। चटक गया है चकला, सो रीता दुल्हन को रोटी बेलने में बड़ी परेशानी होती है। बेचारी को टेम भी नहीं मिलता, नौकरी पे जाती है ना। अरे यहाँ तो तुम्हारी बहू दुनिया भर की शॉपिंग कर रही है, एक चकला नहीं खरीद सकती क्या? और अभी तो इतने ऐब निकाल रही थी बहू में कि जबान कतरनी सी चलती है रीता की। 10 बजे तलक सोती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है। लौटते वक्त अम्मा जी के खरीदे हुए झोले में एक चकला बेलन, एक रोटी सेकने का चमीटा, पोते के 2 पजामे, पोती के लिए गुड़िया और अपने लिए उज्जैन के सिंदूर की डिबिया थी। मम्मी जी ने अपनी चूड़ी झुमके का पैकेट भी उसी झोले में रख दिया। जब वे मेले की चकाचौंध से बाहर निकली तो बाहर घना अंधकार हो गया था। अब कैसे घर जाएंगे बहन जी, पता मालूम है क्या? अम्मा जी थोड़ी चिंतित थी। नहीं, हमें नहीं मालूम। ऑटो रिक्शा वाले को बताएंगे क्या कि कहाँ जाने हैं? अरे हाँ, ये तो सही बात है, मम्मी जी घबराकर बोली। 1 मिनट, उन्होंने अपना पर्स टटोला। उनकी आंखों में चमक आ गई। लो, राम जी महाराज ने हमारी सुन ली। ये शादी का कार्ड इसी में पड़ा है, इसमें पता होगा। लेकिन पैसे, पैसे तो लगता है पूरे निपटाए मेला में। उसके बाद दोनों बुढ़ियां बच्ची चिल्लर निकाल कर गिनने लगी। 9 रुपया 8 आने बचे हैं जिज्जी, दोनों के मिला के। ऑटो वाला जाने ले जाएगा कि नहीं ससुरा, मम्मी जी ने कहा। सड़क सुनसान हो चली थी। बीच बीच में कोई वाहन धड़धड़ाता हुआ सामने से गुजर जाता। वो दोनों घिसटती हुई सी चली जा रही थी। 2 लोग खड़े बात कर रहे थे। भैया, एक पता पूछने हैं, इस कार्ड में लिखा है, बता दोगे क्या? आदमी ने कार्ड पढ़ा। ये जगह तो यहाँ से काफी दूर है, कैसे जाओगी? नहीं हो क्या माता जी? हाँ भैया, एक ब्याह में आए थे, बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकल आए थे तो भटक गए। कोई ऑटो वगैरह मिल जाए। नहीं, अब इस समय कोई ऑटो नहीं मिलेगा। कुछ देर वो आदमी कुछ सोचता रहा, फिर बोला। आइए, मेरे पास गाड़ी है, मैं वहीं से निकलूंगा, छोड़ देता हूँ आप लोगों को। वे दोनों सकुचाते हुए कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। कार रफ्तार से चल दी। अंदर और बाहर के सन्नाटे को तोड़ती लता मंगेशकर की आवाज, मौसम है आशिकाना, कार में गूंज रही थी। अनजानी जगह में ऐसे गैर की गाड़ी में, वो भी रात के बखत, नहीं बैठना चाहिए जिज्जी, अम्मा जी ने मम्मी जी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। सही कह रही हो बहन जी, पर राम जी का नाम लेकर चलो बस। सुनो बहन जी, कहीं और तो नहीं ले जा रहा ये अपन को? अम्मा जी ने फुसफुसाते हुए कहा। ये प्रश्न सुनकर मम्मी जी
बौखला गईं। हाँ, बड़ी कड़क जवान हो ना जिज्जी, जो तुम्हें भगा कर ले जाएगा ये। नहीं, मतलब सामान भी तो है अपने पास। हाँ हाँ, चकला बेलना है ना, और खीसा में 9 रुपए की चिल्लर भी। मम्मी जी की हंसी फूट पड़ी। कुछ देर चुप्पी छाई रही। जिज्जी, चूड़ी का कलर बहुत सुंदर है ना, कल से ढूंढ रहे थे हम ये कलर। मम्मी जी ने बात पलटी। चकला बेलन भी अच्छे मिल गए यहाँ, मेरठ में तो मिलते हैं नहीं ऐसे। अम्मा जी ने कहा। सही कह रही हो, मौका लगा तो हम ले जाएंगे झांसी, बढ़िया रेट में मिल गई सब चीजें। मम्मी जी प्लान बनाने लगी। बातों की आड़ में उनके डर छिप से गए थे। यही वो चाहती थी। रात गहरा चुकी थी, दुकानें बंद थीं और सड़क पर गिनती के वाहन दिखाई दे रहे थे। कार उन बंद दुकानों, स्ट्रीट लाइट की कतारों और सड़कों पर दौड़ते इक्का दुक्का वाहनों को पीछे छोड़ती बहराई सी भागी जा रही थी। अब रिहायशी इलाके खत्म हो रहे थे और वहां विकट सन्नाटे पसरे थे। अंधेरे और स्ट्रीट लाइट के बिना और भी डरावना सा लग रहा था सब कुछ। दोनों बुढ़िया खामोश थीं और घबराई सी कांच के बाहर अंधेरे सन्नाटे को देख रही थीं। सुनो बहन जी, अम्मा ने फुसफुसाकर कहा। कहो। सुने हैं चंबल यहाँ से पास ही है, वो ही फूलन देवी डकैत सुनसान भी ही रही है। जे जाने कहाँ ले जाए भैया। हनुमान चालीसा मुँह जबानी याद थी, वो भी बुढ़ापे में भूल गए। मम्मी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कम संकरी गली के 2 मोड़ों से मुड़ने के बाद कार एक टेंट लगे घर के सामने रुक गई, जहाँ छोटी छोटी रंग बिरंगी बत्तियां यथा सामर्थ्य अंधेरों से मुठभेड़ कर रही थीं। लीजिए, आपका घर आ गया। सुनते ही उन दोनों की सांस ठिकाने पर आई। कार रुक गई थी। वहां भीड़ लगी हुई थी। वो यौवनाएं, बहू बेटियां जो कुछ देर पहले हुलक हुलक कर नाच रही थीं, सब चिंतामग्न सी खड़ी थीं। अम्मा जी का बेटा मुकुल, यानी रीता का पति समेत पूरा परिवार घबराया सा खड़ा था। 2 पुलिस के आदमी भी मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकली, कुछ देर सब हतप्रभ से खड़े उन्हें देखते रहे। ठीक है माताजी, यही घर है ना आपका? कार वाले ने हंसकर कहा। लेकिन उन दोनों की तो घिंघी बधी थी, कुछ जवाब नहीं दे पाई। कार चली गई। कहाँ गई थी अम्मा जी मटर गश्ती करने? रीता ने अपनी सास से उबलते हुए कहा। अम्मा जी भैंसे कांपने लगी और आंखें नीची करके खड़ी रहीं। कुछ पूछ रही है रीता, जवाब दीजिए, मुकुल ने कहा। अरे बेटा, हम लोग गए थे जरा बाजार तक, मम्मी जी ने बचाव किया। आप तो बड़ी जानकार है ना, सब पता है आपको शहर के बारे में, है ना? मम्मी जी की बेटी पंखुरी, जो घर की बहू थी, ने कहा। पता है सब कितने परेशान हो रहे हैं। बताओ, कितनी बदनामी होती, कहीं कुछ हो जाता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाती। रीता जले पर नमक छिड़के जा रही थी। पापा जी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते, सच्ची भैया। यदि इन्हें कुछ हो जाता। मुकुल क्रोध से कांप रहा था। क्या है ये बताओ। रीता ने अपनी सास अम्मा जी के हाथ से थैला ले लिया। देखो जरा, ये मजे करके आ रही हैं और हम यहाँ फिक्र में मरे जा रहे हैं। शादी का सब मजा किरकिरा कर दिया मम्मी जी आप लोगों ने तो। अरे हमसे कह दिया होता, हम ले जाते बाद में आप लोगों को शॉपिंग कराने। एन शादी के बीच इस तरह कोई मानदान घूमने फिरने जाता है क्या, वो भी ओल्ड लेडीज। बहू पंखुरी बोले जा रही थी। मुकुल ने रीता के हाथ से छीनकर थैले को जोर से फेंका। उसमें से चकला बेलन, गुड़िया, चूड़ियाँ, झुमके, सिंदूर सब मिट्टी में बिखर गए। लाल रंग की चूड़ियाँ दूर तक छितरा गईं, गोया ये चूड़ियाँ नहीं, उनके टूटे सपने हों। जब सबके पीछे पीछे वो दोनों बुढ़िया घर के भीतर अपराधी से घुस रही थीं, तब अम्मा जी की पोती यानी रीता की नन्ही बेटी कोहू, जो अब तक माहौल देखकर सुबक रही थी, धूल में पड़ी गुड़िया की धूल झाड़कर उसे गोद में उठा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी चंद उदास खुशियां।